हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह 9 बजे के करीब गौतम और सेल्वी एक बेड पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी नींद में गौतम का हाथ सेल्वी के चेहरे पर चला जाता है और वो पड़े पड़े कहता है, बेबी एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना लाओ। तभी सेल्वी की आंखें खुलती है और वो उसका हाथ झटक कर कहती है, मैं तुम्हारी बीवी लग रही हूँ क्या? जाकर खुद बना लो और मेरे लिए भी बना लेना विदाउट शुगर। ओके बेबी, सुबह सुबह गुस्सा मत करो, मैं ही जाता हूँ। सुनो, वॉशरूम कहाँ है? चेंज करना है मुझे। जरूरत क्या है, वैसे तुम इस नाइट सूट में ही जच रही हो, बट फिर भी कमरे से बाहर लेफ्ट साइड में ही है वॉशरूम। इतना कहकर वो बिस्तर से उठता है और हाफ पैंट में ही किचन में चला जाता है। कुछ देर में डोरबेल बजती है तो गौतम अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने अटैची बक्से के साथ उसकी माँ काकरी देवी बाहर खड़ी है, जिसे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी काकरी देवी उसे धक्का देते हुए अंदर आकर कहती है, कारे ये कच्चा पहन के माँ के सामने खड़ा है, शर्म लिहाज है कि नहीं? और कौन तपस्या में लगा हुआ था क्या कि दरवाजा खोलने में इतना देर लगा दिया? मम्मा आप आज कैसे? आप तो परसों आने वाली थी ना। तुम्हारे मुंह से एक कचरा लाइन सुनकर ना मन कर रहा है एक कंटाप दे दे सुबह सुबह। अरे पड़ोसों के आते आज टपक गए तो खुशी नहीं हो रही तुमको? अब कब तक माँ के सामने ऐसा नंगा बदन लिए खड़ा रहेगा? अरे मुझे क्या पता था आप सुबह अचानक से याद धमकोगी। यहीं बैठो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ बेडशीट लपेटे सेल्वी आती है और गौतम से कहती है, गौतम यार, वॉशरूम में शैम्पू नहीं रखते क्या तुम? अभी क्या मैं साबुन से बाल धो? मतलब कुछ भी। तुम कौन हो? ये आपकी बहू है माँ। हाँ बहू है आपकी। बहू? तभी गौतम सेल्वी को इशारा करता है और सेल्वी लपेटी हुई बेडशीट का पल्लू सर पर लेकर कहती है, हाँ बहू हूँ मैं आपकी। पाए लागू सासू माँ। नालायक, नास पीटे, शादी करके बैठे हो और हमको खबर भी नहीं किए। कसम से अपने बाप पर गए हो बिल्कुल। सासू माँ माफ कर दीजिए ना, आखिर बेटा है आपका। हाँ, लुगाई हो तो तरफदारी ना करो। और एक बार बताओ, साड़ी सूट नहीं है जो पलंग का चादर लपेटे घूम रही हो? हटाओ इसको। नहीं, मेरा मतलब मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो फटाक से कमरे में चली जाती है और चेंज कर लेती है। कुछ देर में गौतम कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी सेल्वी उस पर भड़क कर बोलती है, बहू माय फुट। अरे और कुछ नहीं बोल सकते थे? क्या कहता? गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी और रात को मेरे घर रुकी थी। अरे ये सुनते ही मेरी माँ कंटाप लगा कर इस घर में मेरी कब्र खोद देती। तुम जानती नहीं हो उन्हें, मिर्जापुर की काकरी देवी हैं वो। अब भी अपने पर्स में कट्टा लेकर घूमती हैं। सच बताया है ना तो उस कट्टे से हम दोनों को ढेर कर देंगी। क्या मुसीबत है यार, लेकिन मुझे क्या, क्यों घिसू पिसू मैं तुम दोनों माँ बेटों के बीच में? यार सेल्वी, बस 7 दिन की बात है, बस 7 दिन की। माँ को शहर की आबो हवा ज्यादा भाती नहीं है। तुम बस समझ लो, ये तुम्हारा 7 दिन का ससुराल है। 7 दिन का ससुराल, वो भी बिना शादी के? व्हाट द हेल। गौतम के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सेल्वी उसके घर को 7 दिन का ससुराल मानने के लिए तैयार हो जाती है। गौतम एक मनचला लड़का था जिसकी अब तक कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। उन्हीं में से एक सेल्वी थी जो उसके घर रुकी थी और अचानक गांव से उसकी माँ के आ जाने से उसे नाटक करना पड़ता है क्योंकि गौतम अपनी माँ से बहुत डरता था। तो आइए देखते हैं 7 दिन के ससुराल में सेल्वी के दिन कैसे गुजरते हैं। आइए बात करते हैं पहले दिन। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, बताओ, अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है का? सुन काहे नहीं रही हो? आपने मुझे आवाज दी क्या? आप तो किसी बहुरिया को बुला रही थी ना। तुमको होश वोश है कि नहीं? अपने ससुराल में हो, तुम भूल तो नहीं गई? तुमको आवाज दे रहे हैं कब से। भूलूंगी कैसे, 7 दिन जो गुजारने हैं यहाँ। बताइए क्या बात है सासू माँ? बात ये है कि हमको लगी है भूख, तो कुछ बढ़िया सा खाने को चाहिए, इसलिए यहाँ रसोई में पहुँचो। खाना बनाने की बात सुनकर ही सेल्वी के पसीने छूट जाते हैं और वो किचन में जाकर जैसे तैसे पोहा बनाकर अपनी सास को परोस देती है, जिसे खाकर काकरी सेल्वी तो सेल्वी गौतम को भी खरी खोटी सुनाती है। दूसरे दिन काकरी सेल्वी को अपने साथ मंडी ले जाती है
जहाँ सब्जी वाले से सेल्वी कहती है, भैया ये ब्रोकली कैसे दिए? 50 रुपए किलो मैडम। ठीक है 1 किलो कर दो। ओ ये का हरी गोभी ले रही हो? ये भी कोई सब्जी है? ओ सब्जी वाले, तुम आधा किलो घुइया, 1 किलो टिंडे और 1 किलो पाव परवल तोल दो और भाव थोड़ा ठीक ठीक लगाना। सासू माँ, ये गुइया टिंडे परवल में क्या स्वाद आता है जो ब्रोकली में नहीं है? इसमें देसी स्वाद है जो तुमको पता नहीं है। शादी हो गया, थोड़ा मोल भाव करना सीख लो, काम आएगा। ये लीजिए अम्मा जी आपकी सब्जियाँ। अम्मा किसको बोला रे? मैडम बोलो मैडम, वरना एक कंटाप देंगे तुमको। कुछ देर में दोनों घर लौट आती हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजरते हैं। काकरी सेल्वी को खाली बैठने ही नहीं देती। चौथे दिन रात को कमरे में जब गौतम आता है तो सेल्वी जोर से उसके मुंह पर तकिया फेंक कर कहती है, तुम्हारे कारण 4 दिन से इस सो कोल्ड ससुराल में जिंदगी झंड हुई पड़ी है मेरी। बेबी देखो, जैसे तैसे 4 दिन गुजर गए हैं, अब बस 3 दिन और 8वें दिन तुम्हें इस ससुराल से छुट्टी मिल जाएगी। पता नहीं कब पूरे होंगे 7 दिन। ससुराल में सास बहू को नौकरानियों की तरह नचाती है। ससुराल ऐसा होता है तो अच्छा है कि ये ससुराल सिर्फ 7 दिनों का है, वरना तुम्हारी माँ के आगे पीछे नाचते नाचते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अगले दिन जब दोनों फ्रेश होते हैं तो देखते हैं कि नाश्ता टेबल पर तैयार रखा है और उसकी सास हलवा लिए वहाँ आती है। अरे तुम दोनों ऐसे का ताक रहे हो? खाना खाओ। वैसे ये कमाल कैसे हो गया गौतम? चुप करो यार, और बहू होने के नाते कुछ बोलने का नाटक करो। सासू माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं रही, पर हम सोचे कि कुछ दिनों में तक गांव लौट जाएंगे, उससे पहले अपने बेटा बहू को स्वादिष्ट खाने का स्वाद चखा दे। अब घूरो नहीं, टूट पड़ो। जिसके बाद तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और दोनों ही खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सब्जी काटते हुए सेल्वी की उंगली कट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर काकरी वहाँ आती है। हाय दैया, तुमको भी ना कोई काम नहीं आता ढंग से, कटवा ली ना उंगली। कितना खून बह रहा है, सासू माँ कुछ करो ना। कैसे रो रही हो? अरे शांत हो जा, इधर आ। तभी काकरी ठंडे पानी से उसके हाथ धुलवाती है और फिर उसकी उंगली में दवाई लगाकर बैंडेज लगा देती है और उसे कमरे में भेजकर खुद किचन का काम करने लगती है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर सेल्वी मन ही मन कहती है, कल सासू माँ के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाया। सच में स्वादिष्ट खाना क्या होता है ये मुझे कल पता चला। आज सासू माँ का मेरी उंगली पर छोटा सा कट लग जाने पर मेरी इतनी केयर करना, जब तक वो यहाँ से चली जाएंगी तो मुझे ये दिन याद आएंगे। काश जिंदगी ऐसे ही कटती रहे। काकरी देवी के साथ उसकी बहू बनकर इतने दिन बिताने के बाद सेल्वी को अब अच्छा लगने लगा था। अब आता है ससुराल का 7वां दिन। गौतम तैयार होकर हॉल में आता है। तभी काकरी मंदिर से लौटती है और उससे कहती है, कहीं बाहर जा रहा है का? माँ आप भूल गयी, आज दोपहर में आपके गांव की ट्रेन है ना। आपने पैकिंग वैकिंग तो कर ली ना? नहीं की तो सेल्वी मदद करवा देगी आपकी। अच्छा ट्रेन? अरे हम तो तुझे बताना ही भूल गए कि तेरे पिताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, तो तुम आराम से बेटे के साथ रहो। मतलब? बुड़बक हो, दिमाग कम है, मतलब हम कहीं नहीं जा रहे। इतना कहकर काकरी वहाँ से चली जाती है और दोनों हैरानी से अपना सर पकड़ लेते हैं। तभी गौतम कहता है, ये क्या हो गया भगवान? मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया भगवान ने तो। मैंने तो भावनाओं में बहकर कह दिया था, अभी 7 दिन का ससुराल 7 जन्मों का ससुराल बनेगा क्या मेरा? ज्योति की शादी इंदर नाम के एक बड़े ही होनहार लड़के से हो जाती है, जहां ज्योति भी एक बहुत ही अच्छी बहू की तरह अपने पति और सास सुमन की खूब सेवा किया करती थी। पर वहीं ज्योति के लिए मच्छरों से डील कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसके कानों के पास आकर मच्छर भिन भिन करता है, जिस पर उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से से बोलती है, इन मच्छरों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जब देखो अपना गंदा सा फेस उठाकर मेरे पास चले आते हैं और मेरे कानों में आकर भी करना शुरू कर देते हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। इतना बोल
वो मच्छरों को कभी अपने दोनों हाथों से मारती तो कभी खाना बनाने वाले चमचे से। किचन में शोर की आवाज सुनकर इंदर और सुमन किचन में आ जाते हैं, पर ज्योति को पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो मच्छर को मारने के लिए पीछे घूमती है, वो चमचा इंदर के सर पर लग जाता है, जिससे उसके सर पर हल्का सा कट हो जाता है और ज्योति चमचे को रख इंदर से बोलती है, सॉरी इंदर जी, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। अरे कुछ भी गलती से नहीं हुआ, तेरी तो आदत है मारने की, चाहे वो इंसान हो या फिर मच्छर। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो मच्छर को मार रही थी, इंदर जी बीच में आ गए, उनको लग गई। अरे ये कलमुहे मच्छर सिर्फ तुझे ही काटते हैं, हमें तो काटते नहीं। माँ रहने दो ना, गलती से लग गई। और सच में मच्छर बहुत हो रहे हैं। ज्योति, मैं अभी ऑल आउट लेकर आता हूँ। इंदर घर के बिगड़ते माहौल को संभालते हुए घर के लिए ऑल आउट ले आता है, जिसे वो घर के हर कोनों में लगा देता है। ज्योति भी खाना टेबल पर लगा देती है। सब खाना खाने बैठते हैं, पर मच्छरों पर ऑल आउट का भी कोई असर नहीं पड़ता। सब खाना खाते वक्त मच्छरों को भी झेल रहे होते हैं। कभी मच्छर उनके पैरों में काटते तो कभी सर पर डेरा जमा लेते, जो कभी कानों में मधुर मधुर भिन भिन का संगीत बजाते। तभी एक मच्छर इंदर के गाल पर काटने के लिए बैठ जाता है और ज्योति जल्दी से उस मच्छर को मारने के लिए इंदर के गालों पर एक जोरदार हाथ मारती है। मच्छर तो मरकर नीचे गिर जाता है, पर ज्योति की उंगलियों के निशान इंदर के गाल पर छप जाते हैं। ज्योति मरे हुए मच्छर को उठाती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति की गाल पर बैठकर उनको काटे और फिर उनका खून चूसे? कभी नहीं, अपने पति को बाइट करने का हक ना सिर्फ मेरा है। अच्छा हुआ जो तू मर गया, यही है तेरी सजा। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। अरे बेवकूफी की हद होती है, ये सब तेरे छूट का नतीजा है, जो ये आज हमारे सर पर मच्छर की तरह नाच रही है और हमारा खून पी रही है, डायन कहीं की। अरे ओ करमजली, मच्छर मारने के चक्कर से इसने मेरे बेटे का गाल ही लाल कर दिया। अरे माँ जी, अगर नहीं मारती ना तो वो मच्छर जिंदा रह जाता और इनका खून पी जाता। अरे मच्छर तो कम से कम आने से पहले भोंपू बजाते हैं, और तूने तो एक शॉट में ही 2 काम कर दिए। नास पीटी कहीं की, तेरे हाथ में कीड़े पड़ जाएं। अपनी सास की बातें सुन ज्योति निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब सोने जाते हैं, जहाँ ज्योति मच्छरों से परेशान हो जाती है और गुस्से में इंदर से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर वाले इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे रह लेते हैं। सुनिए, उठिए, आप कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं? यहाँ मच्छरों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार आकर मेरे कानों में अपना भजन सुनाने लगते हैं। ज्योति, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी ना। सोने की कोशिश करो, मच्छरों से ध्यान हटा लो। और हाँ, मच्छर तुम्हें काट रहे हैं ना, तुम उनको काट लो। इतना बोल इंदर सो जाता है, पर मच्छरों की वजह से ज्योति सो ही नहीं पाती। इसलिए वो कोशिश करती है जिससे कि मच्छर भाग जाएं। इसलिए वो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और मोर्टीन जला देती है और करवटें बदलकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती और उसकी सारी रात मच्छरों के पीछे ताले बजाने में बीत जाती है। क्या बात है इंदर, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और ये गला क्यों पकड़ा है? देखो, एक तो मैं मच्छरों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, दूसरा तुम मुझे परेशान मत करो अब। अरे डायन कहीं की, तुझे मच्छरों की पड़ी है और यहाँ मेरे बेटे की आवाज नहीं निकल रही। जरूर तूने ही रात में अगरबत्ती जलाई होगी, तभी तो मेरे बेटे की आवाज चली गई। क्या आपको मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की खुशबू और धुएं से एलर्जी है? हे भगवान, अरे इंदर जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये मच्छर की प्रॉब्लम भी ना बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है, देखना एक एक मच्छर को ना चुन चुन कर मारेंगे। क्या तूने उन चोरों को बुलाया है? अरे पूरे घर में धुआं करके सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी, उस धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। हे भगवान, अरे नासपीटी भूल गई क्या? अभी 2 दिन पहले पास वाले घर में ऐसे ही चोरी हुई थी। माँ जी आप रहने दीजिए,
किसके घर में क्या, कब, कैसे, क्यों, किस लिए हुआ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए। इतना बोल ज्योति वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में मच्छर भगाने वाली कंपनी मशीन के साथ वहाँ आ जाती है। उनके आते ही सब घर से बाहर निकल जाते हैं और मच्छर मारने वाले अपनी स्प्रे मशीन लेकर उनके घर में छिड़काव कर देते हैं। पर घर में कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए सुमन उन पर नजर रखने के लिए बिना मास्क और गॉगल्स लगाए चुपके से अंदर चली जाती है और उस स्प्रे की जहरीली गैस की वजह से वो घर के एक कोने में बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर इंदर और ज्योति सुमन को बाहर ना देख ढूंढने लगते हैं, पर सुमन का कुछ पता ही नहीं चलता और ज्योति इंदर से बोलती है, ओफो, माँ जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मैं भी किन से पूछ रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे अब मैं क्या करूँ, यहाँ इनकी आवाज का नहीं पता और वहाँ माँ जी का नहीं पता चल रहा। इंदर जी, मुझे लगता है कहीं माँ जी अंदर तो नहीं। ये बोल वो दोनों धुएं के कम होने का इंतजार करते हुए पूरी सेफ्टी के साथ घर में जाकर सुमन को ढूंढते हैं। तभी ज्योति की नजर सुमन पर पड़ती है और वो देखती है कि सुमन बेहोश होकर नीचे पड़ी है। दोनों पति पत्नी जल्दी से सुमन को बाहर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद घर का धुआं कम हो जाता है। उसके होश में आते ही इंदर और ज्योति उसको उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ ज्योति उससे बोलती है, माँ जी, धुआं अब कम हो गया है और आप होश में भी आ गई हैं और अब तसल्ली से अपना पूरा घर देख लीजिए। घर से कुछ नहीं गया है सिवाय उन घटिया मच्छरों के। सुमन ज्योति की बातों का जवाब न देकर पहले घर की ओर देखती है और हंसकर बोलने की कोशिश करती है, पर वो भी इंदर की तरह बोल ही नहीं पाती, जिस पर ज्योति धीरे से डरते हुए बोलती है, माँ जी, क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सुमन बहुत कोशिश करती है पर बोल ही नहीं पाती। तभी इंदर की आवाज आती है और वो बोलता है, लगता है माँ की भी आवाज चली गई। पर इंदर जी, आपकी आवाज तो आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, और माँ जी की चली गई, ये बुरी बात है। खैर छोड़ो, अब माँ जी के गले को थोड़ी देर आराम मिलेगा। वैसे भी सारा दिन बहुत बोलती है और अब मैं रात को चैन से सो सकती हूँ। आखिर ज्योति मच्छरों का इलाज कर उनसे अपना पीछा छुड़ा ही लेती है। उसकी खुशी देख इंदर और सुमन भी फूले नहीं समाते और इस तरह से वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, वो भी बिना मच्छरों के। सीमा अपने पति राजू के लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाकर अपने पति को देती है। चाय पीते पीते उसका पति उससे कहता है, चाय बनाना भूल गई हो क्या? इससे अच्छी चाय तो रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। सारा ध्यान तो महारानी का फोन में लगा रहता है। नास पीटी, दूसरी चाय बना कर ले आ, और हाँ, साथ में पकोड़े भी बना कर लाइयो। जी अभी लाई। थोड़ी देर बाद वो फिर चाय बनाकर उसको देती है। राजू फिर चाय पीते पीते बोलता है, हाँ, अब बनी है ना अच्छी चाय। जब तक 5-6 बातें ना सुना दो तब तक तेरा पेट ही नहीं भरता है ना। उस टाइम भी यही चाय लेकर आई थी और अब भी वही चाय लेकर आई हूँ। मैंने कोई दूसरी चाय नहीं बनाई है, ये वही चाय है पहले वाली। टेस्ट कैसे बदल गया फिर? टेस्ट कोई नहीं बदला, बल्कि बस आपकी आदत है बेफालतू में मुझे 5-6 बातें सुनाने की। और कोई काम तो है नहीं आपको। और हाँ, मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं रखती, ठीक है? ओ, तो नास पीटी अब जबान लड़ाएगी मेरे से? जी मैं कौन होती हूँ आपसे जबान लड़ाने वाली? हाँ, औकात में रह अपनी, वरना औकात बताना आता है मुझे अच्छे से। अरे क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मैं सारे काम करती हूँ जो जो आप बोलते हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, बता दो जरा आज। तुझे तेरी औकात बतानी ही पड़ेगी। राजू अपनी बेल्ट उतारता है और उसी बेल्ट से सीमा को मारने पीटने लगता है। वो बेचारी खुद को बहुत बचाती है, मगर वो उसे खूब मारता ही जाता है। थोड़ी देर बाद राजू वहाँ से चला जाता है। सीमा रोते बिलखते अपने कमरे में आती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही एक दिन अपने हालात से दुखी होकर अपना मन बहलाने के लिए फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लेती है और एक दिन उसके पास मंजीत नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है।
जिसे वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और थोड़े ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मैसेजेस पे दिन रात बातें किया करते और साथ ही वो एक दूसरे से अपने कॉलिंग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीमा उसे अपनी हर छोटी बड़ी बातें बताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंजीत सीमा को फोन करता है। वो अपने पति से छुपकर साइड में जाकर उससे बातें करने लगती है और कहती है, हाँ मंजीत बोलो। ओह, कैसा चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? जो पहले था वही आज भी है। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, हमेशा उनकी पसंद का काम करती हूँ, जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। लेकिन वो जानबूझकर हर काम में कमी निकालते रहते हैं और मुझे मारने लगते हैं। वो तुम्हें मारता है और तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं किया आज तक? अरे कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने बस हमेशा यही सोचा कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, शायद कल कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कुछ बदलता ही नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। हमें भगवान ने मिलाया है। बस जब तुमसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, वरना तो जैसे सब खत्म ही हो गया है जिंदगी में। कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी बातें मत सोचो, सब अच्छा होगा। ऐसे ही दोनों आए दिन बातें किया ही करते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोनों मिलने के लिए एक पार्क में आते हैं। मंजीत उसको रिंग पहनाता है और उससे कहता है, उसको कल डिवोर्स दोगी तुम और अपने लिए लड़ना और बोलना सीखो। यार वो तुम्हें जानवरों की तरह मारता है क्योंकि तुम्हें उससे मार खाने की आदत है। मंजीत मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? ओ मैडम, टेंशन ना लो, उस साहबजादे के तो टोटे टोटे कर दूंगा मैं। वैसे भी मेरी आंख में चढ़ गया है वो। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मंजीत, बहुत ही ज्यादा। और अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दिल चाहता है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे प्यार में खो जाऊं। तो खो जाओ ना जान, किसने मना किया है तुम्हें? मैं और मेरा प्यार दोनों तुम्हारे लिए हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीमा राजू से कानूनी तौर पे तलाक ले लेती है और वो घर छोड़कर एक रेंट पर कमरा ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मंजीत से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपनी सुहाग रात वाले दिन मंजीत उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आज तुम्हें इस रूम में देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी मंजीत, और तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं उस नर्क से निकलकर तुम्हारे पास आ पाई हूँ, तुम्हारी हो पाई हूँ। मंजीत उसके करीब जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन उनके घर पर राजू आता है और कहता है, ओह, तो इसके लिए तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? कहाँ से मिला ये आशिक तुम्हें? क्या जानना है? यही ना कि ये कौन है, मुझे कहाँ मिला और ये क्या करता है? तो सुनो, हम दोनों FB पर मिले थे और अब ये मेरा पति है। ओह, तो FB पे चक्कर चला रही थी तू नीच औरत। शादीशुदा होने के बावजूद पराये मर्द पर नजर रखती है। हाँ, क्योंकि तुम तो कभी मर्द बन ही नहीं पाए, इसीलिए तो रोजाना मुझ पर हाथ उठाते थे। अब जबान तो देखो कैसे चल रही है महारानी की। सीमा और राजू आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंजीत आ जाता है और बोलता है, ओए, क्या दिक्कत है तेरी? पिटकर मानेगा क्या? तू मुझे मारेगा? रुक, मैं तुझे भी बताता हूँ। राजू मंजीत पर हाथ उठाता है और दोनों में खूब मारपीट शुरू हो जाती है। मंजीत राजू को खूब मारता है और राजू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सीमा मंजीत की मरहम पट्टी करती है। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपने हनीमून पर जाते हैं, जहाँ मंजीत और सीमा बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपनी फोटो शूट करवाते हैं। दोनों ही अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और रात को
दोनों एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करते हैं। थोड़ी देर कपल डांस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ मंजीत बड़े ही रोमांटिक मूड में सीमा को अपने करीब लाता है और उसकी कमर पर किस करते हुए कहता है, हाय क्या कमर है तुम्हारी। क्यों, तुम्हारी कमर नहीं है क्या? अरे कमर तो तुम लड़कियों की होती है, लड़कों का तो कमरा होता है, कमरा। ओह ऐसा है? आओ ना थोड़ा और करीब। आ तो गई, थोड़ा और करीब। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अगली सुबह दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में लंच करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ राजू आ जाता है और वो कहता है, वाह कितना मजा आ रहा है ना इसके साथ रंगरैलियां मनाकर। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। मेरी जिंदगी खराब करके यहाँ मजे लेगी तो क्या मैं तुझे चैन से जीने दूंगा? तेरी जिंदगी भी खराब कर दूंगा मैं। तू पिटा था भूल गया क्या, या फिर आज भी तुझे खुराक चाहिए? तू क्या खुराक देगा? तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ? कर ले तुझे जो करना है, और मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल में डलवाती हूँ, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीमा पुलिस को कॉल करके बुलाती है और राजू एक चाकू निकालता है और मंजीत के पेट पर लगातार चाकू से 4-5 बार वार करता है और मंजीत की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। सीमा ये देख बहुत घबरा जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और राजू को पकड़कर ले जाती है और सीमा अकेले ही अपना जीवन बिताती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।